एपिसोड 11। धनी कार को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन तभी फिर से वही कार उसके सामने आकर रुक गई। इस बार कार का शीशा धीरे धीरे नीचे सरकने लगा और एक जानी पहचानी गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ी। तो अब अगर मैं आईडी दिखाऊं तभी तुम गाड़ी में बैठोगी? अव्यान ने अपनी मर्दाना आवाज में कहा, और वो लड़की जो कोई और नहीं बल्कि धानी थी, वो खिलखिलाकर मुस्कुराई और गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वह कार में बैठी, अव्यान को एक शांत चंदन की खुशबू महसूस हुई जो उसकी कार में फैल गई थी। उसकी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया। वो गहरे हरे रंग की वेलवेट की लंबी ड्रेस में किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। एक तरफ से लिपटा हुआ सादा सा दुपट्टा, बड़े बड़े झुमके और हल्का फुल्का मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तो तैयार हो अपने एक्स की शादी में जाने के लिए? अव्यान ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। हम धानी ने सिर हिलाया और अपने ख्यालों में खो गई। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड ये सुनकर कि तुम वापस कॉलेज ज्वाइन कर चुकी हो। सब कुछ भूलकर फिर से काम करना आसान नहीं होता है ना? अव्यान ने पूछा, क्योंकि उसे पता चला था कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वापस कॉलेज आ गई है। उसने अपने गार्ड को उसके पीछे छोड़ दिया था जो जहां भी वह जाती थी उसका पीछा करता था। हाँ, क्योंकि अब मैं अपने दोस्त के घर पर नहीं रह सकती। उसके मम्मी पापा गांव से वापस आ गए हैं और कॉलेज मुझे हॉस्टल में एक कमरा दे रहा था। लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने वापस ज्वाइन कर लिया है? धानी ने कहा और उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था क्योंकि वह इस सवाल के लिए तैयार था। एक्चुअली मैं वहीं गया था जहां मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ा था, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम कॉलेज गई हो, तो वहीं से मुझे पता चला। अव्यान ने कहा और वह ओह कहकर सिर हिलाती रही। लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि तुम आए थे, धानी ने कहा और वह मुस्कुरा दिया। मैंने उसे मना कर दिया था। अब मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला है कि तुम इतने सवाल पूछती हो जैसे मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। अव्यान ने कहा, जबकि उसने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। धानी खामोश थी। उसकी निगाहें बाहर के नजारों पर थीं, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। तभी एक गाना उसके कानों में पड़ा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंगरूप। वो मुड़ी और अव्यान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अव्यान ने अपनी ब्लैक पॉर्श को पार्किंग में रोका। अव्यान की नजर उस पर पड़ी, जो साफ तौर पर नर्वस लग रही थी। वो बार बार अपने पसीने से भीगे हाथों को अपनी ड्रेस से पोंछ रही थी। डोंट वरी, बस चुपचाप रहना और मेरा कहना मानना, ठीक है? अव्यान ने कहा और कार से उतर गया। धानी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अव्यान, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आई हूँ। घर छोड़ना मेरा फैसला था और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का अपमान हो, उसने नरमी से कहा। अव्यान बस उसे एक टक देखता रहा, बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। धानी भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। दोनों एक साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। तभी अव्यान का फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई और धानी की तरफ इशारा किया, तुम अंदर चलो। फिर खुद एक कोने में चला गया बात करने। धानी ने एक गहरी सांस ली और देखा कि सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन की शादी हो रही थी और उसका सो कॉल्ड पति उसी बहन की गर्दन में मंगलसूत्र बांध रहा था। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उसका पूरा परिवार तालियां बजा रहा था, खुशियां मना रहा था। सब लोग मेरे बिना भी कितने खुश हैं, मुझे उनकी खुशियां नहीं बिगाड़नी चाहिए। अगर मेरे एक टूटे दिल से उन्हें सुकून मिलता है तो शायद मुझे यहां से चले जाना चाहिए, धानी ने मन ही मन सोचा। वो मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया। अरे धानी, तुम यहाँ? पर मम्मी पापा ने तो कहा था कि तुम एजुकेशनल टूर पर गई हो। मम्मी पापा देखो, धानी यहाँ है, एक लड़की ने चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। जब उसकी आवाज सबके कानों में पड़ी तो सबने धानी की तरफ देखा। तभी धानी के पापा अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ आने लगे। धानी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम शादी तक नहीं आ सकती,
उसके पापा ने कहा और उसे गले लगाने ही वाले थे कि धानी ने अपनी कमर पर एक हाथ महसूस किया और उसकी पीठ किसी सख्त सीने से जा टकराई। धानी ने अपना सिर घुमाया और अव्यान को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो एवरीवन, मैं अव्यान सिंह शेरावत, धानी का बॉयफ्रेंड, उसने कहा और उसकी आवाज से उसका रुतबा टपक रहा था, जबकि उसका काला अरमानी सूट उसकी खतरनाक मौजूदगी का एहसास करा रहा था। बॉयफ्रेंड, धानी की मां ने कहा और सब आपस में बात करने लगे। मुझे नहीं पता था कि हम दूल्हा दुल्हन से ज्यादा जरूरी हैं, अव्यान ने कहा जब उसने महसूस किया कि सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी हैं। शादी तो हो चुकी है, अब दूल्हा दुल्हन अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। सबका ध्यान जल्द ही दूल्हा दुल्हन पर गया, जो धानी को वहां देखकर हैरान थे। जल्द ही उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन धानी की मां उसे वहां से ले गईं और दूल्हा दुल्हन को रिसेप्शन स्टेज पर ले जाया गया। शादी के बाद धानी और अव्यान हॉल से बाहर अपनी कार की तरफ आए। धानी का चेहरा चमक रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ दूं? उसने पूछा और धानी ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे वापस घर ले जा रहे हैं और तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लोग मेरी सिचुएशन समझ गए हैं और उन्हें खुद पर शर्मिंदगी भी हो रही है। लेकिन अव्यान, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, धानी ने कहा और उसकी कार के पास पहुंच गए। हम्मा, तुम जानती हो धानी, मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं करता, अव्यान ने कहा और मुस्कुराया, जबकि धानी उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कन्फ्यूजन से पूछा और अव्यान ने उसे कार के पास घेर लिया। मैरी मी, धनी, अव्यान ने कहा और धानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। एपिसोड 12। शेरावत मेंशन। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे तापमान को और भी गिरा रही थी, लेकिन आयती छत पर झूले पर वैसे ही बैठी थी, न कोई स्वेटर न कोई शॉल, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो, जैसे उसके अंदर की ठंड बाहर की ठंड से कहीं ज्यादा गहरी हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसके शरीर में जैसे कोई हरकत ही नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। आयती ने अपने पैरों से झूला रोका और जमीन पर चांद की परछाई देखी। उस परछाई में उसे एक आदमी का अक्स दिखा, जो बिना हिले डुले हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा उसका नॉट सो गुड पति बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने खड़ा था। यहाँ क्या कर रही हो? अद्वितीय ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए पूछा और उसके इमोशनलेस चेहरे को देखकर आयती बस बिना कुछ कहे उसे देखती रही। बोलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, अद्वितीय ने तेज आवाज में कहा, जिससे वह सहम गई। पिछली बार जब मैंने देखा, आपने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया था और मुझे आपसे फिर से वैसा ही सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरा पेट भरा हुआ है, उसने ताना मारते हुए कहा। मेरे पीछे आओ, अद्वितीय ने उसे हुक्म दिया। आयती उसकी तरफ उलझन भरी नजर से देखती रही, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। चुपचाप मुड़ गया और आयती बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ी। वह उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं इनका पीछा क्यों कर रही हूँ? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं रुक गई तो इन्हें क्या कहूंगी? उफ़, शायद मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। लेकिन अगर ये मुझे कहीं ले जाकर मार दे तो? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। आह! औच! आयती अचानक उसके पीठ से टकरा गई क्योंकि उसने बिना बताए एकदम रुक गया था। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अद्वितीय ने झुंझलाते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया। वो उसके पीछे पीछे सिर सहलाते हुए चल दी। कमरे के अंदर जाने के बाद अद्वितीय अपनी स्टडी में गया और अपनी स्टडी में उसने एक दरवाजा खोला जो एक और कमरे में जाता था। आओ, उसने हुक्म दिया। आयती धीमे कदमों से अंदर आई और जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने एक ऐसा कमरा देखा जो अद्वितीय का नहीं था, पर आरामदायक था। बीचों बीच एक बिस्तर रखा था और एक सोफा और एक शीशे की दीवार भी थी। ये मेरा सीक्रेट कमरा है जहां कोई नहीं आ सकता। मेरे लिए तुम बस इस परिवार की बहू हो, मेरी बीवी नहीं, और मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी के तौर पर अपनाऊंगा भी नहीं। तो सबकी नजरों में मेरी माँ के नियमों के अनुसार हम दोनों को एक कमरे में रहना जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये कमरा दे रहा हूँ, अद्वितीय बोला। और आयती बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए चुपचाप सिर हिला गई क्योंकि उसकी नजरें उस कमरे को ध्यान से देख रही थी।
ये कमरा मेरे जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन तुम जैसी लड़की के लिए जन्नत से कम भी नहीं है। तो एंजॉय करो और एक बात, मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अगर तुम मुझसे, मेरी चीजों और मेरे मामलों से दूर रहोगी तो खुश रहोगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कभी मेरे मामलों में शामिल होते हुए देख लिया तो वो तुम्हारी इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। उसने अद्वितीय की बात पर सिर हिलाया। जैसे मैं आपके प्यार में मर ही रही हूँ, आयती ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, और अद्वितीय ने अपनी भौहें चढ़ा ली, जिस पर आयती ने उसे एक नर्वस भरी मुस्कान दी। एक खुशनुमा सुबह और सूरज की किरणों ने पूरे बेंगलुरु को नई उम्मीदों और ख्वाहिशों से जगा दिया था। सेंट एंसले लॉ कॉलेज के पार्किंग एरिया में धानी ने अपनी स्कूटी पार्क की। स्टैंड लगाने के बाद उसने अपना हेलमेट उतारा और उसे डिग्गी में रखकर बंद कर दिया। फिर उसने अपना बैग लिया और कॉलेज के अंदर चली गई। वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में बच्चे उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। धनी भी अपनी वही नर्म मुस्कान और चेहरे की सुबह जैसी चमक के साथ सबको प्यार से जवाब दे रही थी। हल्के फुल्के मेकअप और एक काली घड़ी के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीच पीठ तक खुले हुए उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसने कॉलेज के ड्रेस कोड के हिसाब से एक सिंपल मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू पर हल्के फुल्के प्रिंट थे। उसके पैरों में मीडियम हील वाली काली बेलीज थी, जो उसके पूरे लुक को पूरा कर रही थी। जैसे ही वह स्टाफ रूम पहुंची, उसने वहां मौजूद सभी लोगों का ग्रीट किया। तभी एक पियोन वहां आया। धानी मैम, प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं, पियोन ने उसे बताया। हम तो अब तुम्हें दिन की शुरुआत में ही उस घमंडी चेहरे को देखना पड़ेगा। बी केयरफुल एंड हैव अ गुड डे धनी, उसकी कॉलीग रचना ने कहा और अपने हाथ में किताब लिए अपनी क्लास की ओर चली गई। धनी ने एक पल के लिए सोचा, फिर कंधे उचकाकर बाहर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, सामने से आ रहे किसी शख्स से वो टकरा गई। मिस धानी, लगता है आपका दिन मुझसे टकराकर ही शुरू होता है, एक बेहद हैंडसम हंक ने कहा। उसने सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहन रखे थे। बाल एकदम परफेक्ट सेट, लंबा कद और शार्प फीचर्स उसकी पर्सनालिटी को और भी डैशिंग बना रहे थे। हम क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो आरव, कि मैं खुद को तुम्हें बार बार देखने से रोक ही नहीं पाती, धानी ने शरारत से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। उसकी इस बात पर स्टाफ रूम में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। लोग पहले ही हम दोनों को कपल समझते हैं और तुम उनके शक को और भी पुख्ता कर रही हो, धानी, आरव ने कमरे में आते हुए कहा और अपना बैग और बाइक की चाबियां अपनी टेबल पर रख दी। यहाँ हर कोई जानता है कि हम कॉलेज में साथ थे। धानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए उसे याद दिलाया कि वे कॉलेज के समय से फ्रेंड्स थे। तुम भूल रही हो कि हम अभी भी कॉलेज में साथ हैं। आरव ने अपने कंधे उचकाए और एक किताब और रजिस्टर लेकर अपनी क्लास के लिए निकल गया और धानी प्रिंसिपल के ऑफिस के लिए। धानी को कॉलेज के दिनों से ही आरव पर बहुत बड़ा क्रश था। किस्मत से जब उसे इस कॉलेज में नौकरी मिली तो उसे पता चला कि आरव भी यहाँ प्रोफेसर है। उसे देखकर वह 7वें आसमान पर थी, लेकिन तभी उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी तय कर दी और उस कमीने ने उसी की बहन के साथ उसे धोखा दिया। मे आई कम इन सर, उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। यस, कम ऑन धनी, हेड चेयर पर बैठे 50 की उम्र के एक शख्स ने कहा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और डेस्क की तरफ झुक गए। गुड मॉर्निंग सर, उसने ग्रीट किया और ऑफिस के अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग धानी, बैठो, उन्होंने कहा और धानी को अपने सामने की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वह बैठ गई और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगी। हम्मा, देखो धानी, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम एक बेहतरीन प्रोफेसर हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए है। उन्होंने अपनी डेस्क के ड्रॉर से एक कागज निकाला और उसे धानी के सामने खिसका दिया। धानी ने वह कागज उठाया और पढ़ा। वह उसका सस्पेंशन लेटर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फिर से प्रिंसिपल की ओर देखा। क्यों? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। एपिसोड 13। धानी ने वह कागज उठाया और पढ़ा। वह उसका सस्पेंशन लेटर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फिर से प्रिंसिपल की ओर देखा। क्यों? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि मैंने कहा। धानी जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था। दरवाजे से टेक लगाए, एक महंगे टक्सीडो में, हाथ पॉकेट में डाले। अव्यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चौंक कर अपनी सीट से खड़ी हो गई।
मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मौत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहती हो तो मेरी बात सुनो और मुझसे शादी कर लो ताकि तुम कुछ और साल जी सको, मेरी जान। अव्यान ने धानी के चेहरे पर गिरती लटों को बड़े प्यार से हटाया और उसने उसकी ओर धोखे से भरी नजरों से देखा। तुम अच्छे से जानते हो कि यह नहीं हो यह हो सकता है क्योंकि मैं यह चाहता हूँ, और अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो उसे हर हाल में हासिल करता हूँ। अव्यान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और पूरी हक से कहा। धानी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती रही, फिर चुपचाप मुड़ गई। एक बार फिर सोच लो यहाँ से जाने से पहले, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो याद रखना, तब तक तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कह देती। अव्यान ने सख्ती से कहा और उसके हाथ की कलाई जोर से पकड़ ली। उसने प्रिंसिपल को अपनी आईब्रोज से बाहर जाने का इशारा किया। तुम क्यों नहीं समझते, अव्यान? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। धानी के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि अव्यान के रूखे होठों ने उसके नर्म होठों को छू लिया और उसकी आवाज वही थम गई। पहले तो वो पूरी तरह से सन्न रह गई, लेकिन जब उसने अपने होठों को अव्यान के होठों को चूसते हुए महसूस किया तो वह उसकी छाती पर मारने लगी, जबकि अव्यान ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से उसने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे बिना किस तोड़े दरवाजे से सटा दिया। धानी को लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। वह उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब अव्यान ने महसूस किया कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं, तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसे सांस लेने दी। अव्यान ने धीरे से धानी का गाल सहलाया और नरम आवाज में कहा, यू हैव टू बिकम माई वाइफ, धनी, बिकॉज यू कॉट माई अटेंशन। अव्यान उसके करीब से हट गया और एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो गया। धानी उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप लुढ़क गया। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकी। उसने दरवाजा खोला और भागती हुई बाहर निकल गई। शेरावत मेंशन। शाम के वक्त सिया रसोई में अपना काम कर रही थी, जबकि आयती अपनी पब्लिशिंग कंपनी के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त थी। आयती ने पहले ही सिया को बता दिया था कि आदित्य और अद्रकांश ऑफिस में हैं। सिया मालिनी के लिए सूप बना रही थी, तभी एक लड़की छोटे रिवीलिंग कपड़े पहने किचन में आई। सिया ने उसे एक बार देखा और पहचान लिया कि वह उदय की मिस्ट्रेस सोहा थी। सिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अद्रकांश ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह उदय के मामलों में शामिल न हो। सोहा ने फ्रिज से बियर की एक बोतल निकाली और सिया के पास स्लैब पर बैठ गई और उसे काम करते हुए देखने लगी। यू नो व्हाट सिया, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ। हम दोनों की उम्र तो एक ही है, लेकिन फर्क देखो, मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हूँ और तुम इस परिवार के सारे घर के काम कर रही हो जो तुम्हारे लायक नहीं है। सोहा ने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा। सिया ने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर अद्रकांश को जरा भी भनक लगी कि उसने सोहा से बात की है तो अगली सजा उसका इंतजार कर रही होगी। ओह, जवाब मत दो, बस एक बात सुनो कि अद्रकांश तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। उसके लिए तुम बस एक औरत हो जो उसकी जरूरतें पूरी कर रही है। तुम उसकी बीवी नहीं, उसकी सिर्फ रखैल हो, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी असली बीवी तो कोई और थी, जिसे वो सच्चा प्यार करता था। तुम तो बस उसकी दूसरी बीवी हो, एक रखैल, एक नौकरानी। उसके लिए सिर्फ सुगंधा ही उसकी बीवी थी और रहेगी। सोहा ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला और बियर की बोतल खोली। सिया का चेहरा पीला पड़ता देख और उसे हैरान परेशान देखकर वह बुरी तरह मुस्कुराई। मैं जानती हूँ कि अद्रकांश ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, लेकिन मुझे बताओ, क्या उसने कभी तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट किया? क्या उसने कभी तुम्हें अपनी सोशल या बिजनेस पार्टियों में लेकर गया? यहाँ तक कि वह तुम्हें कहीं जाने से भी रोकता है और तुम्हें यहाँ कैद करके रखता है। यह सिर्फ अभी के लिए नहीं है, उसने तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं कैद रखने का मन बना लिया है। आखिर तुम उसकी बीवी नहीं बल्कि रखैल हो, उसने कहा। लेकिन फिर भी सिया से कोई जवाब नहीं मिला। सोहा ने सिया के चेहरे को देखा और पाया कि उसकी कही हुई बातें उस पर असर कर रही थी, क्योंकि उसने सिया को गहरी सोच में देखा। सोहा स्लैब से नीचे उतरी और बाहर चली गई। क्या वह सच कह रही है? यकीनन मैंने भी उनकी बीवी के साथ उनकी एक तस्वीर देखी है। उनकी बीवी तुम हो सिया? नहीं,
मैं बीवी नहीं बल्कि एक रखेल हूँ। शायद इसीलिए मम्मी जी और उन्होंने मुझे कभी अपने परिवार या जिंदगी के सदस्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर वह अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, और वह भी जबरदस्ती मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाकर। क्या होगा अगर वह सच में मुझसे प्यार नहीं करते, और वह मुझे अपनी पत्नी के बारे में कभी क्यों नहीं बताएं, जैसे कि वह तुम्हें सब कुछ बताते हैं। यही वजह थी कि मैं खुद को समझा रही थी कि अब उनसे प्यार न करूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल फिर से टूटने वाला है, सिया। ये सब सोचते सोचते उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को बेरहमी से मसलकर रख दिया हो। अंदर से सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था।